हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज है डे 2 ऑफ 1 वीक इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट सीरीज़ का, जो कि चल रहा है वीक 1, जिसमें हम कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट। और इसमें हम आप सभी लोगों को जिन्होंने डे 1 देख लिया वो जानते होंगे इसमें क्या होता है। 25 PYQs होते हैं, जिसमें आपको साथ में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो जो आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कल हमने किया था डे 1, जिसने नहीं देखी जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स किए थे, प्लस शेड्यूल्स के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आना डेफिनेटली है, आता ही आपलोगों को पता होगा जब मॉक टेस्ट लगा देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है, मतलब हमें कौन सा अधिकार देता है, किसके बारे में बताता है। 14 जाने से पहले हम पहले जान लेते हैं जो इसका बेसिक है फंडामेंटल राइट्स का। मैंने आपको कल बताया था कि टोटल 25 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जो था यूनियन एंड टेरिटरीज। सेकंड पार्ट था सिटीजनशिप, जो कि 5 से लेकर 11 तक था। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। मैंने क्या बताया, थर्ड पार्ट आपका फंडामेंटल राइट्स का होता है। ये भी पूछ लेता है कि एग्जाम में कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो ये पार्ट नंबर 3 में आता है। इसके आर्टिकल्स होते हैं 12 से 35 तक। कहाँ तक होते हैं? 12 से 35 तक। इसका ओरिजिन, जो उद्गम स्थल, अगर आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन की फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर वो आपसे ओरिजिन पूछेगा तो आप इसको यूके ब्रिटेन बताएंगे। क्या बताएंगे? यूके ब्रिटेन। लेकिन अगर आप इससे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि वो क्वेश्चन करेंगे कि वेयर वी बोरो द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो कहाँ से किए हैं, जो हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वहाँ पर इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ यूके, यूके में इसको मैग्ना कार्टा ऑफ यूके बोलते हैं, और हमारे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी इसकी तो सबसे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 टोटल। लेकिन आज के टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कि एक आपका राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में चला गया है। अब वो लीगल राइट बन गया है। पहले वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो लीगल राइट बन चुका है। वो आगे और बात कर लेंगे उसके बारे में। इतनी बात समझ आई? पार्ट 3 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स बोरो फ्रॉम यूएसए और ओरिजिन फ्रॉम यूके, मैग्ना कार्टा ऑफ यूके, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कट टू कट बात है। अब देखिए, जो मेनली हमारे शुरू होते हैं आर्टिकल इसमें, वो 14 से शुरू होते हैं। 12 और 13 में क्या है? 12 में बात करते हैं ये कि 12 का मतलब होता है स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट में वो क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। किसके बारे में? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 12 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी हैं, जैसे कि नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ये सब क्या है? स्टेट के अंदर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? स्टेट की डेफिनेशन ही यही है। उसके अंतर्गत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आते हैं, ठीक है। इनके राइट्स को क्या, क्योंकि यही अथॉरिटी सिटीजन्स के राइट को वॉलेट कर सकते हैं। सिर्फ यही अथॉरिटीज़ है जो हमारे अधिकारों को वॉलेट कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ गई। बात है स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 क्या है? मैं आपको 14 से पहले दोनों इसमें ही क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 में क्या है? 13 ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार के अगेंस्ट कोई लॉ बनाया जा रहा है जो हमारे मौलिक अधिकारों को मतलब कुछ क्षति पहुंचा रहा है या फिर कुछ हनन कर रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। क्या? अगर नल एंड वॉइड का मतलब होता है शून्य, मतलब हटा देगा वो। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितने भी पुराने लॉज भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी अगर कोई पुराना ऐसा लॉ है, ठीक है, कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है या कुछ क्षतिग्रस्त कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स हमारे उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो वो उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। समझ आ गया? बारे में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स 13 सिंपल लैंग्वेज में बताई थी एक लाइन में। फंडामेंटल राइट्स में होने वाले कोई भी अगर कोई कानून उसको क्षतिग्रस्त करता है तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। आर्टिकल 13 कट टू कट बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 14 पे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 7 पार्ट्स हुआ करते थे इसके अंतर्गत, मतलब 7 भागों में बटा हुआ था फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि सबसे पहला भाग है 14 to 18। 14 to 18 को क्या कहलाता है? राइट टू इक्वलिटी। अब देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करने की इक्वलिटी चाहिए,
समानता चाहिए, जब तक समानता नहीं होगी, हमारे पास समानता मिलेगी नहीं, तो हम आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है राइट टू इक्वालिटी की, जो कि है 14 से लेकर 18 तक। तो पहले हम 14 से 18 तक बात करेंगे, फिलहाल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? आर्टिकल 14 हमें कराता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कि हम सभी समान है कानून के समक्ष। ठीक है, ये बात ध्यान रखें दिमाग में। कानून के इक्वालिटी बिफोर लॉ, 14 लोग हैं, 14 लोग समान है, 14 लोग, आर्टिकल 14 लोग समान है। Explanation: Article 14 guarantees that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within India. It is the foundation of rule of law. कि मैंने आर्टिकल 14 गारंटी, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो, मैं पूरी हिंदी बोल रही हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इंग्लिश वाले ही देख सकते हैं, हिंदी वाले सुन के इजीली लर्न कर सकते हैं। आर्टिकल 14 हमें गारंटी देता है कि जो स्टेट है वो कभी भी हमें डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, कानून के बराबर सभी लोगों को प्रोटेक्शन बराबर दी जाएगी, सभी लोगों के इक्वल राइट्स है, सब कुछ इक्वल है, बराबर है। लॉ के समक्ष इंडिया के जो भी कानून है उसके समक्ष सभी लोग बराबर हैं। हाँ, भले से इसके कुछ अपवाद भी हैं, पर फिलहाल इतना जानिए कि आर्टिकल 14 कि हम सभी लोग कानून के सामने इक्वल है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन 2, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी क्या होता है? अछूत प्रथा क्या होती है? अछूत प्रथा वो प्रथा होती है जो होता है आपके कास्ट और वो सब होता है, उसमें जो लोग नीचा ऊंचा दिखाते हैं, कहने का मतलब कि नहीं, ये तो हमारे घर पहले के टाइम में, आज के टाइम में भी है, गांव वगैरह में पिछड़े इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको घर में बैठाना नहीं पसंद करते, उनसे अगर टच हो गए तो नहाने तुरंत पहुँच जाते हैं कि हम तो अरे गंदे हो गए, ऐसा कुछ। तो अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में आता है? हमने अभी बात करी 12 की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13, कोई भी रूल ऐसा लागू होता है, अगर नियम ऐसा आता है जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो वो लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ होती है, कानून के समक्ष सभी की समानता है। 15 की पहले बात कर लेते हैं, ये पहले ही बोल देते हैं। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी से क्वेश्चन कई बार बना है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 रट लीजिए। 17 नंबर वैसे भी ऑड नंबर है, कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो भाई ऑड नंबर को लोग कहाँ ही पूछते हैं ऑड नंबर को, तो 17 अनटचेबिलिटी। बात कर लेते हैं अब 14 से 18 तक की। यहीं पर आर्टिकल 14 हमने याद कर लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितना भी भेदभाव, जो भी लोग कास्ट, सेक्स, जेंडर के नाम पर जो भी भेदभाव करते हैं उस पर रोक लगाने का काम किसका है? आर्टिकल 15 का। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। 14 में पहले हमें क्या मिली? समानता मिली कानून के समक्ष। फिर हम 15 में हम जितने भी ये लोग कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या फिर जेंडर को लेकर, सेक्स को लेकर, सेक्स रेशियो जितना भी है, मतलब कहने का मतलब कि फीमेल मेल को लेकर जितनी भी उसमें वो होता है, भेदभाव होता है, उन सबको दूर करना आर्टिकल नंबर 15 में है। ठीक है, 16 में क्या है? इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो हमें रोजगार मिलता है, जो भी पब्लिक को रोजगार मिलता है, हम लोग जो भी हैं, तो उनको इक्वलिटी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होती है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल भी। आज के टाइम पे भी भाई आपको जॉब्स भी पता है कितनी वो है, कट ऑफ वगैरह जाती है, तो कितना जाता, क्यों जाती है? कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आज भी हैं, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, इन सब चीज़ों का निवारण के लिए बनाया गया है आर्टिकल 15 में, कि जितने भी कास्ट वगैरह को लेकर, जेंडर वगैरह को लेकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म करना। 16 में है जो एम्प्लॉयमेंट हो उसमें सभी को बराबर हकदार है, कोई भी छोटा नहीं है या कोई भी बड़ा नहीं कि उसको इतना काम, उसको ऐसा कुछ नहीं। 16 में इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अनटचेबिलिटी। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हम लोग को टाइटल दे, जैसे कि डॉक्टर की उपाधि हो गई, या फिर ये जो लोग पहले क्या होता है भारत रत्न वगैरह जिनको मिलता है, इन लोगों को मिलता है, तो ये लोग अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सकते कि मतलब जिनकी, देखो डॉक्टर वगैरह तो लगा लेते हैं जिनकी डिग्री वगैरह है, लेकिन जो अलग से जैसे भारत रत्न मिल गया वो लोग लगा लें, या फिर ये लोग जितने भी अवार्डीज़ वाले होते हैं ये लोग नहीं लगा सकते कभी भी। तो टाइटल अबॉलिश्ड पहले के टाइम में होता था, जब राजा वगैरह होते थे तो वो लोग कुछ देते थे, या ब्रिटिश के टाइम पे ऐसा होता था, सब लोग अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ टाइटल लगा लेते थे, पर आज के टाइम में ये अबॉलिश कर दिया गया, नष्ट। तो कट हो गया वो, सॉरी, क्लियर हो गया सबको। 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ बनेगा तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। 14 से पूरा 18 तक अब बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन में। 14 से 18 क्या था? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 14 में यही है, कानून के समक्ष समानता। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी जातिवाद, धर्म, जाति, लिंग वगैरह के ऊपर, जेंडर वगैरह के ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसका रोक। 16 में एम्प्लॉयमेंट बराबर हो सबको पब्लिक में। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में आपका टाइटल्स अबॉलिश कर देंगे। ठीक है, हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 17 abolish untouchability and forbids its practice in any form. It is a fundamental right to promote equality and remove caste-based discrimination.
आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है छुआछूत की ये सब जो चीज़ें हैं उनको, और इस प्रकार के किसी भी कार्य, कोई भी कार्य ऐसा होता है तो उस पर रोक लगाता है। और एक फंडामेंटल राइट है, प्रमोट करता है समानता, और रिमूव करता है, हटाता है जो जो भारत में या कहीं भी एरिया में ऐसा चल रहा है कास्ट बेस्ड जातिवाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाने की। क्वेश्चन 3, अब बताइए जरा, नीचे कोई नहीं देखेगा, आंसर सीधे बताएंगे। राइट टू इक्वलिटी इज कवर्ड अंडर विच सेट ऑफ आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स में राइट टू इक्वलिटी आते हैं? 12 to 16, क्या 12 to 16 कुछ मैंने ऐसा भी बताया नहीं ना? क्या मैंने आपको 19 to 22 अभी बताया? नहीं। 23 से 24 नहीं। राइट टू इक्वलिटी समानता अधिकार 14 से 18 में, 14 से 18 पूरा ही आपने देखा कि सब में समानता की ही बातें की गई हैं, तो 14 से 18 समानता। आर्टिकल 14 to 18 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वलिटी, कि जो पार्ट 3 है 14 to 18 का फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में 14 to 18 इक्वलिटी बताते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, अनुच्छेद 15 निम्नलिखित से किन आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया, किस आधारों पर? भाषा या जाति पर, लैंग्वेज, कास्ट, मैंने कुछ ऐसा बताया? शिक्षा पर बताया कि मैंने कुछ? रोजगार पर? क्या इनमें से कोई नहीं? या मैंने बताया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान की, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यही तो बताया मैंने कि धर्म, जाति, कास्ट, इस सबके में जो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो वो यही है। आंसर नंबर ए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 का 1 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन दीज 5 ग्राउंड, 5 ग्राउंड्स हैं, कहने का मतलब 5 तथ्य हैं, ये 5 बिंदु दे रखे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अलग थलग नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिट उसको रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको ऐसे ही रट जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता बताइए भाई। 14 में हमको मिली इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार कानून के समक्ष। 15 में हमको मिल रहा है डिस्क्रिमिनेशन हटाने का, रोक लगाने का। 16 में भाई एम्प्लॉयमेंट, फिर बात तो एम्प्लॉयमेंट पे आएगी ना कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बराबर हो 16 में, ठीक है। आंसर है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितने भी रोजगार है वो सबको इक्वल होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। फिर देखिए इतना रिवाइज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनना है कान खोलकर, बस दिमाग खोलकर, कान खोलकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ? कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है? सबको समान नौकरी देना, सभी को समान वेतन, सभी को कानून के अधीन समान रूप से माना जाएगा, समान आयकर। क्या मैंने इनकम टैक्स की कोई बात करी? क्या मैंने आपसे इक्वल जॉब्स की बात करी? क्या मैंने आपसे इक्वलिटी बिफोर लॉ में इनकम टैक्स की बात करी? नहीं ना, मैंने बात करी कि कानून के समक्ष सभी समान है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड सब्जेक्ट टू सेम लॉ, सभी के समान है और सभी को एक ही तराजू में तौला जाएगा। दैट मीन्स कि सभी के लिए समान कानून लागू होते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटिश कॉमन लॉ से। कहाँ से? ब्रिटिश कॉमन लॉ से। और इसमें ये इंश्योर करता है, ये हमें बताता है कि किसी के लिए भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को निषेध करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइटल वगैरह एबॉलिश कर दिए गए हैं, निषेध करता है मतलब हटाता है, सिर्फ किसको छोड़कर, जैसे एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, जो डॉक्टर पीएचडी वगैरह करते हैं, लेक्चरर वगैरह होते हैं वो, या फिर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, या फिर मिलिट्री वाले लेफ्टिनेंट वगैरह जो होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह होते हैं, ये लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। अदरवाइज ये जो अवॉर्डीज वगैरह होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये लोग जो होते हैं वो कोई नहीं लगाएगा। तो ये मैंने कौन से आर्टिकल में बताया है? क्या 16 में ऐसा कुछ बताया है? क्या 20 बताया है? क्या 22 या 18? बताइए, सोचिए। थोड़ा सा मेरी आज कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा बेयर करिएगा आवाज़ को, क्योंकि वीडियो तो मुझे अपलोड करनी है, क्योंकि वरना डे जाएगा तो आप लोग के जितने, अब तो सभी दिन इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। आर्टिकल 18, मैंने आपको आर्टिकल 18 बताया है कि टाइटल एबॉलिश, सिंपल। आर्टिकल 18 एबॉलिश टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन टू एंश्योर इक्वालिटी, सभी को बराबर समानता देने के लिए उनको टाइटल एबॉलिश कर दिया गया है। सभी के मतलब कि फालतू के टाइटल जो लोग लगा लेते हैं वही लगाएंगे, सिर्फ मिलिट्री वाले और एकेडमिक जिनके हैं वो लगा सकते हैं। Which fundamental right is guaranteed under Article 19? एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, फिर करती हूँ बात आपसे 19 की। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो गारंटी देता है? आर्टिकल 19। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आपके 12 से लेकर 18 तक के सभी क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं आर्टिकल 19 के। आर्टिकल 19 के तहत कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए कौन सा मूल अधिकार दिया गया है?
अब हमने 14 से 18 तो बात कर ली, जो था राइट टू इक्वलिटी। अब इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। अब देखिए मैं इसे कैसे लर्न करती हूँ, मेरा जो याद करने का तरीका रहा है वो ये रहा है, मैं ऐसे स्टोरी तो नहीं बनाई, मैं ऐसे करती थी कि भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें समानता मिलेगी तभी तो हम आज़ाद घूम पाएंगे। आज़ाद तभी घूमेंगे जब हमें क्या बोलते हैं, आज़ाद घूमने के बाद फिर हम आवाज़ उठा पाएंगे जो भी हमारे साथ गलत कार्य होगा वो होगा, फिर हम रिलीजन अपना फॉलो करेंगे, फिर हम कल्चरल साइट्स में जाएंगे। तो यही तरीका मैंने अपनाया, मैं आप लोगों को भी यही तरीका अपनाने को बोलूँगी। सबसे पहले मिली हमको समानता, क्या मिली, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब हम बात करेंगे 19 से 22 की, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 की, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें आज़ादी, फ्रीडम, हमें बिल्कुल खुला छूट जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मिलेगा। भाई हमें मिल गई, अब भाई समानता मिल गई तो फ्रीडम है ना, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही। 19 में होता है स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में होता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के संबंध में, जो भी आपका दोष सिद्ध होगा वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ। उसके अलावा 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो आप जी रहे हैं कि आप, हमें जीने की स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है हमको। 21 के ए में है राइट टू एजुकेशन। अब भाई जीने की स्वतंत्रता है तभी तो हम पढ़ने की स्वतंत्रता रखेंगे, तभी तो हमारे पास राइट होगा स्वतंत्र रहने का पढ़ने में। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो हमने बेसिकली आर्टिकल 19, 20, 21, 22 की बेसिक एक एक लाइन में जान लिया। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 19, जो कि बहुत स्पेसिफिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 19 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 9 के अंतर्गत आपके 6 फ्रीडम पूछ दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं देखिए, आर्टिकल 19 प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एटसेट्रा। आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको 6 फ्रीडम दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से पूछ लेता है कि 19 के 1 में क्या है, 19 के 2 में क्या है, 19 के फ्रीडम और टू असेंबल पीसफुली, वो कौन से आर्टिकल में। तो देखिए आर्टिकल 19 के 1 में बोलता है हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मतलब बात करने की स्वतंत्रता है कहीं पर भी, कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई भी चीज़ें हैं तो हम उसको बोल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, आर्टिकल 19 के 2 में है कि हम कहीं पर पीसफुली, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, रैली वगैरह निकालते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, असेंबल पीसफुली, आप एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप हल्ला हल्ला करने लगेंगे या फिर मॉब इकट्ठी होगी तो वो सही नहीं होगी। थर्ड में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब देखिए, अब मैंने इसको भी ऐसे याद कर रखा है। सबसे पहले मिली हमें बातचीत करने की स्वतंत्रता, जब हम अपनी बातचीत करेंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी तो असेंबल होंगे लोग, सब इकट्ठा होंगे, लोग इकट्ठा कर पाएंगे लोग को। अब जब लोग इकट्ठा हो गए तो थर्ड में हम बात करेंगे, लोग इकट्ठा करेंगे तो फिर हम अपनी अपनी यूनियन बनाएंगे, संघ बनाएंगे, अपना अपना संघ बना लेंगे। संघ बनाने के बाद जब एक साथ कई सारे जने हो जाएंगे तो हम कहीं भी पूरी इंडिया में घूमने चले जाएंगे, मूव फ्रीली। भाई सोचो, सबसे पहले हमने बातचीत करी, फिर एक जगह इकट्ठा हुए, फिर हमने यूनियन बनाई, संघ बनाए अपने अपने, फिर हम इंडिया में कहीं भी घूमने चले गए। फिर हमें क्या है, फ्रीड 5 में, 19 के 5 में कि हम कहीं पर भी सेटल हो गए, 5-6 जने गए और फिर हम वहाँ पर सेटल हो गए, रहने लग गए। उसके बाद जब हम कहीं पर सेटल हो जाएंगे तो भाई खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, खाली थोड़ी तुम बैठ के खाओगे, कहाँ से पैसे आएंगे। तो हम अपना कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत ईजी वे है ये याद करने का तरीका, अगर आप ऐसे करें तो। हो गया क्लियर? जिसको समझना है एक बार बैक जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली फिर से रिपीट करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, फिर वरना लेंदी वीडियो हो जाएगी, इसलिए तब भी एक बार करती हूँ। फ्रीडम फर्स्ट में बात की स्वतंत्रता बात करी हमने, फिर हम एक साथ इकट्ठे हुए। 2 में, 3 में हमने एसोसिएशंस बनाई, 4 में हमने इंडिया में कहीं भी घूमने गए, 5th में हम वहाँ रहने लग गए, 6th में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वेरी गुड, याद हो गया होगा आपको इजीली। इन फ्रीडम्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फॉर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी। मतलब कि इन, अगर हाँ ये सब चीज़ें करते हुए अगर आप लोग कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हुए पाएगा, दैट मीन्स कि आप असेंबल हो रहे हैं और वहाँ पर आप खूब जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको तुरंत इस पर रोक लगाई जा सकती है, आपको फंडामेंटल राइट्स को नष्ट किया जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा कभी भी ऐसा अगर आप करेंगे तो, अगर सामने वाले को उससे प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, समझ आ गया? ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है 6 फ्रीडम। ओके, राइट टू एजुकेशन कौन से इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। अब हम बात कर लेते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था आपका 86th अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट? 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमारा 21 का ए जोड़ा गया। हमने 19 की कंप्लीट बात कर ली, अब 20 की करके फिर 21 पे आते हैं। आर्टिकल 20 में है कि प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो हमें गिरफ्तारी की जाती है चोर वगैरह की, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी गिरफ्तारी के में जो उनका
कानून बनाए गए हैं उसकी बात है, उसकी सुरक्षा कि अगर देखिए आर्टिकल 20 में ये है कि अगर कोई भी क्राइम आपने मान लो आज किया, किसी चोर ने, किसी क्रिमिनल ने, जो भी विक्टिम है उसने जो क्राइम किया, अगर उसने आज किया और मान लीजिए कल के दिन नया लॉ बन गया है उसी क्राइम पर, तो उसके ऊपर वही क्राइम का लॉ लागू होगा जो आज है। जो नया लॉ लगेगा वो लागू नहीं होगा कि पता लगे आज के रूल के हिसाब से उसको 5 साल सजा होनी थी, कल के रूल के हिसाब से जो नया बना है उसमें 10 साल है। तो ऐसा नहीं होगा, किसी क्राइम के लिए बाद में बना कानून अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड, इसमें एक चीज़ बोलते हैं डबल जेओपार्डी। एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, एक बार ही सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी एक क्राइम के लिए। तीसरा, इसमें एक चीज़ और बोली जाती है, किसी को खुद के अगेंस्ट कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई क्राइम किया, तो मुझे ज़बरदस्ती पुलिस वाले या फिर वकील या एडवोकेट्स या विरोधी पार्टी अपोजिशन जो भी होंगे, वो लोग मुझे या पुलिस ही मुझे वो नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती कन्फेस करने के लिए ज़बरदस्ती मेरे अगेंस्ट। ओके, 20 क्लियर, 19 क्लियर। अब आ जाते हैं 21 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं 21, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जीने का अधिकार है हमको, स्वतंत्रता किस चीज़ की? राइट टू प्राइवेसी, हमारी जो प्राइवेसी है उसका है। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, लाइवलीहुड, हमें जीने का अधिकार है। स्लीप, राइट टू स्लीप है, सोने का अधिकार है प्रॉपर। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, हम कहीं भी विदेश में घूमने जा सकते हैं, उसका है। राइट टू लीगल एड का है। ओके, ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा है, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी। कोई भी व्यक्ति को अपनी जीवन जीने से नहीं, कोई भी वंचित नहीं कर सकता, उसको आज़ादी है हर चीज़ की, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। लेकिन जो कानून बनाए गए हैं उसी के दायरे में रहकर हमको सब कुछ करना होगा, हमें जीने का अधिकार है। अब इसमें आर्टिकल एक जोड़ा गया 21A जो जोड़ा गया, जिसमें है राइट टू एजुकेशन, हमें पढ़ाई शिक्षा का अधिकार है। 21A में है, जो कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, शिक्षा का अधिकार 2002। ये पूछा गया है कई बार, क्योंकि अभी DPSP में भी एजुकेशन का आएगा, वहाँ भी। तो ये जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडिंग अंडर विच आर्टिकल। अब बताइए, क्या हमने आर्टिकल 19 में कोई ऐसी बात करी गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ? कुछ ऐसा बात करी नहीं ना? क्या हमने कोई ऐसी बात करी कि क्या बोलते हैं 20 में कोई ऐसी बात करी है? बताइए, नहीं करी। 20 में हमने क्या बात करी? 20 में हमने बात करी है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो हम क्राइम करेंगे, क्राइम मतलब हम नहीं करेंगे, जो क्राइम क्रिमिनल करते हैं उससे बचाव कैसे कि एक ही ये सब बात करी हमने 20 में। ऑफेंसेस, जितने भी हमारे ऑफेंसेस करे जाएंगे उस पर कन्विक्शन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 21 में बात हो गई। अब आता है, अब देखिए, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा, ये हमें आर्टिकल 22 में दिया गया है। किसमें? 22 में हमें 22 प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन इन कुछ केसेस में। जैसे कि 2 टाइप्स के प्रोटेक्शन मिलते हैं हमको। कैसे कैसे प्रोटेक्शन मिलते हैं? अगर हमें साधारण गिरफ्तार किया गया है कि, तो हमें सबसे पहले एक तो रीज़न इन लोगों को बताना होगा, जो पुलिस हमको पकड़ के ले जाए तो हमें इनको रीज़न बताना होगा कि किस रीज़न की वजह से हमें अरेस्ट कर देंगे। दूसरा, लॉयर का राइट है, हमें एक वकील मिलना चाहिए डेफिनेटली। एक वकील, अगर आपको कोई वकील नहीं मिल रहा है तो कोर्ट अपने पास से प्रोवाइड कराती है सरकारी वकील। थर्ड, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर इन्हें जज के आगे हमको पेश करना होगा। 24 घंटे से ज़्यादा हमको ये बांध कर नहीं रख सकते। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि विदाउट ट्रायल अरेस्ट, बिना किसी ट्रायल अरेस्ट के अरेस्ट कर लेना। दूसरा, 3 मंथ तक बिना ट्रायल डिटेंशन, 3 मंथ तक उसे बंदी बनाकर रखना। एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू मैंडेटरी, इसमें एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू मैंडेटरी होता है। आप सिंपल इतनी बात ध्यान रखिए, इसमें क्या है, हमारे जो गिरफ्तारी के संबंध में सारी कुछ है। 22 सिंपल इतना पूछेगा आपसे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन विच आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22। विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड, ये तो आपको याद हो गया होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा आर्टिकल है जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? अभी हमने 14 से 18 बात कर ली, 19 से 22 बात कर ली। अभी आगे आपका आएगा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32। इसको अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रट लीजिएगा इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम आर्टिकल नंबर 32 को। ओके, ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है ऐसा क्यों कहा गया है इसको, वो हम आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताएंगे जहाँ पर दिया गया होगा, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में। आर्टिकल, विच आर्टिकल, एक सेकंड, इसमें एक लाइन रह गई, हाँ, बिकॉज ये प्रोवाइड कराता है हमें रेमेडीज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रेमेडीज प्रोवाइड कराता है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें आपके रिट्स वगैरह की बात की जाएंगी उसके बारे में।
अब बात कर लेते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने पहले बात की राइट ऑफ इक्वलिटी, सेकंड बात करी किसकी बात करी, राइट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। अब बात कर लेते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जो कि है 23 से 24। 21 तो हो गई बात, 23 से 24 दो आर्टिकल है इसमें। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जो शोषण हो रहा होता है, जो आज के टाइम में, पहले के टाइम में शोषण होता है उसके विरुद्ध। 23 से 24 दीज आर्टिकल्स, ये आर्टिकल क्या काम करते हैं, ये आर्टिकल प्रोहिबिट करते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, फोर्स लेबर मजदूरी कराई जाती है, चाइल्ड लेबर बच्चों से काम कराया जाता है उसको। तो आर्टिकल 23 में कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, जो बच्चों से बाल मजदूरी नहीं, जो ज़बरदस्ती मजदूरों से काम कराया जाता है, फोर्स लेबर जिनको उनके बराबर पैसा नहीं दिया जाता है, उनसे जो और जितनी भी ट्रैफिकिंग वगैरह ये चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रही है, जिनको जैसे ज़बरदस्ती पकड़ के उनसे भीख मंगवाया जाता है, सॉरी, ये सब जो काम होता है उस पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 में है कि कोई भी चाइल्ड लेबर 14 साल से कम बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर के लिए, और 24 में कोई भी 14 साल से कम बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है जो वायलेट करता है चाइल्ड लेबर, दैट इज आर्टिकल 24। कौन सा आर्टिकल है चाइल्ड लेबर, 24। 14 में क्या है बताइए, फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 24 में क्या होता है चाइल्ड लेबर। अभी 26 पढ़ा नहीं है, शुरू करते हैं आगे। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, बताइए मैंने आपको क्या बताया अभी, कौन सा आर्टिकल है जिसमें दो बार एक ही क्राइम के लिए, मतलब गिरफ्तारी एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, और किसी को ज़बरदस्ती उससे कन्फेस नहीं कराया जाएगा कि अपने खिलाफ बोले। बताइए कौन सा आर्टिकल था, 20 था, 21 था, 22 था, 19 था। 19 में तो हमने 6 अलग पढ़े, फ्रीडम मिली हमको। 20 में कुछ ऐसा था क्या, ये है आर्टिकल 20। 21 में तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है। 20 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस इंक्लूडेड डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब बात कर लेते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन अंडर विच आर्टिकल। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से आर्टिकल में दिए गए, ये दिए गए हैं आपको 29 से 30 के बीच। तो अभी हमने 23 से 24 कर लिए, तो पहले हम 25 से 28 तक की बात कर लेते हैं, फिर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आगे, कहाँ पर है, 29 से 40 का कहाँ दिया हुआ है, हाँ ये था 20 की। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें हमें धर्म की स्वतंत्रता है। तो देखिए 14 से 18 इक्वलिटी, 19 से 22 फ्रीडम, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब आ जाते हैं, जब हमें शोषण हमारा खत्म हो गया तो अब बात करेंगे, हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे। 25 से 28 तक रिलीजन फॉलो। आर्टिकल 25 में है कि हमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, कोई भी धर्म, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है, उसका अधिकार है। 25 गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को प्रमोशन कर सकता, प्रमोशन इन द सेंस कि फ्री तरीके से उसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फैला सकता है, फैलाने का काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, पूजा पाठ जिसको जो करना है, जो रिलीजन फॉलो करना है। आर्टिकल 25। 26 में कोई भी रिलीजियस कार्य को मैनेज करने का काम कर सकता है। 27 में है कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, रिलीजियस का नाम, धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 28 में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी धर्म के नाम पर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी 28 में। ओके, ध्यान रहेगा इतना, गुड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। 24 में नो चाइल्ड लेबर। 28 में क्या बताया मैंने, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दी जाएंगी रिलीजन के अगेंस्ट। ओके, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, रामा रिलीजन, रामा राम जी, रामा, तो रामा में आर से हो गया रिलीजन फ्रीडम, ए से अफेयर्स कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स है उनको फॉलो करने का है, मैनेज करने का है। एम से हो गया मनी टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा प्रमोशन में। उसके अलावा ए से है स्कूल्स वगैरह एकेडमिक में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। हो गया लर्न। अब बात कर लेते हैं 29 से 30 की, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी। कौन सा आर्टिकल अब डील करता है राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर। फोर्स लेबर बताइए कौन सा आर्टिकल में बताया, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, वो बताया। 19 में क्या बताया, फ्रीडम ऑफ किसका, फ्रीडम बताया हमें, बात की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, ये सब। 20 में हमने क्या बताया, बताइए 20 में वही कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जियोपार्डी जो बताया मैंने कि एक गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी नहीं क्राइम के संबंध में। 23 में मैंने आपको क्या बताया, फोर्स लेबर कि फोर्स लेबर ट्रैफिकिंग के विरोध में। 24 में नो चाइल्ड लेबर। 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स लेबर, ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत।
चलिए अब बात कर लेते हैं 29 से 30। कहाँ कौन से क्वेश्चन पे थे हम? हमारा क्वेश्चन था ये, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन अंडर विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में दिया गया? ये दिया गया है आपको 29 से 30। हमें देखो, अब हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई अब तो हमने धर्म अपना लिया अपना अपना। अब हम बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशन, जो सांस्कृतिक और अपनी शिक्षा के बारे में। 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी निचले स्तर के लोग होते हैं, निचली माइनॉरिटीज़ वाले होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना, ठीक है। 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे सिख हैं, हिंदू, ये लोग जो भी हैं, उनमें जो निचली माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अपना अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकती हैं, अपना अपना इंस्टीट्यूट चला सकती हैं, एजुकेशनल शिक्षा दे सकती हैं। हो जाएगा 29 में हम इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, और 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहे हैं। डन, हो गया। आर्टिकल 21 डील्स विद 21A, किसका अधिकार? राइट टू एजुकेशन। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जिसमें हमें 21A के तहत इंश्योर किया जाता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा राइट है जो रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बताइए कि पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 है। कौन सा राइट टू, कौन सा राइट है जो रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट में से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत? क्या शिक्षा का अधिकार रिमूव कर दिया गया है? अभी तो पीछे बात ही करी 21 का ए। क्या राइट टू लाइफ का अधिकार रिमूव कर दिया गया है? नहीं। क्या राइट टू रिलीजन रिमूव कर दिया गया है? नहीं। रिमूव किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा रिमूव किया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक लीगल राइट बन चुका है। क्या बन चुका है? लीगल राइट, जो कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत था? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। इसको रिमूव करके अब ये अंडर आर्टिकल 300 में पहुंच चुका है, 300A में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल रिमूव कर दिया गया है, तो राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कैसा राइट था? पहले फंडामेंटल, अब हो गया लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत चला गया है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था। डन। 19th रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब देखिए, जब हमने क्या हाँ सॉरी 32 बोल दिया मैंने, इसमें 32 नहीं है, 31 है, सॉरी मैंने इसमें राइट टू प्रॉपर्टी 32 बोल दिया, वो ध्यान नहीं रहा, 31 है, ध्यान रखिएगा। 31 कौन सा है? 31। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमने सबकी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं, ओहो कहाँ गए, हाँ, रिट, व्हाट इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। देखिए, मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन कराया था आर्टिकल नंबर 32, जिसमें उसको जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, क्या करता है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और जब भी अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं आर्टिकल 32 के, मतलब कोई भी राइट्स आपके छीने जाते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 236 के तहत। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिट्स क्या होते हैं। इसमें हम रिट्स डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? रिट डाल सकते हैं। रिट एक ऐसा लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है। कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। जब किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, मान लीजिए मेरा कोई मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, छीन लिया जाए मेरे से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ आर्टिकल 32 के तहत, 32 के अंदर। और हाई कोर्ट, पहले हम हाई कोर्ट ही जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 236 के तहत। और कोई भी रिट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? कोई भी रिट डाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? क्या होता है रिट? रिट वो होता है जब हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, तो हम कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत और 32। अब कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की टोटल रिट्स होती हैं। पहली रिट होती है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है किसी को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया गया हो तो कोर्ट ऑर्डर करेगा। कौन करेगा? कोर्ट ऑर्डर करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या ऑर्डर करेगा? कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने का काम किसका है? कोर्ट को ऑर्डर करेगा कि पर्सन टू प्रोड्यूस द पर्सन इन कोर्ट। ठीक है, देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मतलब होता है? रट लीजिए इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सन को प्रेजेंट करना कोर्ट में। कहाँ पर प्रेजेंट करना? कोर्ट में। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, कि पुलिस किसी को बिना वारंट के लीगल अरेस्ट कर ले। ठीक है, कोई भी पुलिस किसी को बिना वारंट के लीगल अरेस्ट कर लेती है, तो फैमिली कोर्ट में हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। देखिए, तो फैमिली कोर्ट में हम कौन सा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर ले, तो हम इसमें कौन सा रिट लगाएंगे? हेबियस कॉर्पस लगाएंगे और फैमिली कोर्ट में लगा देंगे। ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए व्यक्ति को हेबियस कॉर्पस रिट लगाया जाता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस यूज किया जाता है जब कोई पर्सन को बिना कानूनी कार्रवाई के डिटेन कर लिया कर, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उसको प्रेजेंट करो हमारे सामने। ठीक है, दूसरा होता है मैंडेमस। कौन सा? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है जब कोई पब्लिक ऑफिसर या कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं करती है। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिसर है,
कोई भी मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, लेखपाल को ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने जान के छोटा लिया है जिससे आपको ईजी रहे, जो आपको समझ आए कि अपना अथॉरिटी अपना कोई काम नहीं करती है, तो कोर्ट उन्हें ऑर्डर देगा कि क्या ऑर्डर देगा कि वो अपना ड्यूटी करें। कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अपने ऑफिस में काम ही ना करूँ तो मेरा ऑफिसर जो होगा वो क्या बोलेगा कि भाई अपनी ड्यूटी करो। तो वही होता है, उसमें मैंडेमस होता है, हम कमांड करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर, जैसे कि कोई एग्जांपल है, हम इसमें आरटीआई फाइल करते हैं, ऑफिसर रिप्लाई नहीं करता तो कोर्ट मैंडेमस इशू करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई आरटीआई फाइल करी, जिसमें हमारी आरटीआई का मतलब होता है जिसमें हमारा राइट होता है कि हमें कोई अधिकार हमारी कोई छीन रहा हो तो हम उसमें आरटीआई डाल सकते हैं। तो कोर्ट इशू करेगा कि अब भाई तुम इस पर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो, ड्यूटी करो, जो उसने आरटीआई डाली है उसका जवाब दो, ठीक है। ओके, काफ़ी लेंदी हो रही है बट क्या करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इसमें प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। थर्ड जो रेट है, जब लोअर कोर्ट अपने पावर के बाहर जा रही हो, देखिए कोई लोअर कोर्ट है जो अपने पावर के बाहर जा रही हो, तो हायर कोर्ट क्या करेगी, उसे रोकेगी कि भाई तो अपने अंतर्गत रह के काम कर, जो तुझे पावर दी गई है उसके अंतर्गत काम कर, आगे बढ़ने की फालतू बढ़ने की कोशिश मत किया कर, ठीक है। ये मैंने जान के ऐसे बोला, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब हो गया स्टॉप बिफोर यू डू रॉन्ग, गलत करने से पहले उन्हें रोक देना। फोर्थ है टू बी सर्टिफाइड, सर्टियोरेरी, जिसका मतलब होता है जब लोअर कोर्ट ने इलीगल जजमेंट पास कर दिया, कोई लोअर कोर्ट है उसने इलीगल कोई बिना कानूनी उसके जजमेंट पास कर दिया, तो हायर कोर्ट जो होगा उसको ऑर्डर देगा कि इसको रद्द कर दें, इसको हटा दें, ठीक है। जब जजमेंट हो जाता है तब इसको क्वैश कर देते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड करना, सर्टिफाइड रॉन्ग सर्टियोरी एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट है क्वेवरेंटो, क्वेवरेंटो का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है जो इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस में बैठा है, मतलब कि कोई भी उसने, जैसे कि आपने कई बार केस सुने होंगे कि भाई किसी और के नाम पे कोई और व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, तो कोई पर्सन है जो इलीगल तरीके से किसी ऑफिस में बैठा हुआ है अपना पोजीशन लेकर, तो कोर्ट उससे पूछता है तो तुम किस अथॉरिटी से पोस्ट कर दो, यहाँ पे किस अथॉरिटी से बैठे हो, तो उसे जवाब देना पड़ेगा उसका, तो उस टाइम पे हम क्वा वारंटो रेट जारी करेंगे, ठीक है। हो गया, डन विद रेट्स, सिंपल। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचे हैं दो तीन, वो कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल 20 विच आर्टिकल अलाउ करता है, कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को इशू दो रिट्स करने में? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 226 एम्पावर्स विच कोर्ट, देखिए आगे ना, विच कोर्ट टू इशू रिट्स, कौन सी कोर्ट्स को आर्टिकल 226 अलाउ करता है कि वो रिट्स जारी करे, कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226, याद रहेगा, वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बताइए। अभी मैंने आपको लर्न कराया कि माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल और वो इंस्टीट्यूशन शुरू करना, प्रोटेक्शन, कौन से आर्टिकल में? क्या 27 में है, क्या 30 में है, क्या 29 में है, क्या 28 में? तो आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है किसी भी सेक्शन के सिटीजन्स को लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल राइट टू कंजर्व द कंजर्व द सेम, ओके। व्हाट इज आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? आर्टिकल 30 संबंधित है माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। मैंने 29 और 30 दोनों पढ़ा दिया आपको कि माइनॉरिटीज़ जो है अपनी लैंग्वेज, अपनी धर्म के, अपनी लैंग्वेज वगैरह के आधार पर उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और 30 में है माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संबंध में। ये मैंने आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ाई दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में था? 25 में। और ये लास्ट है आपका राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर। एक आपका थोड़ा सा और रह गया है, वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट आप लर्न कर लीजिए, आर्टिकल 33 से 35, जिसमें हमें रेस्ट्रिक्शंस रोक लगाई गई है पार्लियामेंट की पावर्स पे। आर्टिकल 33 में कि पावर टू पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट के पास पावर है कि मॉडिफाई कर सकती है किसके अधिकार? आर्म्ड फोर्सेस के लिए अधिकार को। 34 में रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ कब लगता है? जब कोई हमारे यहाँ युद्ध वगैरह चल रहा हो तो सेना का लॉ लगता है, उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं हमें। 35 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी राइट लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। और 12 से लेकर 35 तक के अब मैंने लगभग पूरी कोशिश करी है कि जितनी देर मैं बोली हूँ कंटिन्यूसली वो आप लोग को लाइन लर्न हो गया। इतना रिवीजन करा दिया मैंने 25 क्वेश्चन के अंतर्गत ही। आपको पक्का नहीं लर्न हुआ होगा तो एक बार और स्पीड में देख लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से तो लर्न हो गया, क्योंकि मुझे बोलते बोलते इतना रिवाइज हो गया, दिमाग मेरा बिल्कुल बंद गया इससे। डेट्स भी हमने पढ़ ली, सारी डेट्स समझ आ गई होंगी। आप लोग को नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। कल हम बात करेंगे डीपीएसपी की 36 से लेकर 51 तक की। जिसने अभी डे 1 की वीडियो नहीं देखी हो वो कमेंट सेक्शन वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, वो देख लेंगे इसके बाद। और इसके अलावा कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रही हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ भी इशू लगे तो वो बता सकते हैं, स्पीड तेज लगे, वो कुछ भी हो, एनीथिंग यू कैन कमेंट, ओके। और इसके अलावा किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न विद सपना। थैंक यू।